तो बच्चों लोग, आज का जो सेशन रहेगा उस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन। ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन बताओ ना। जो इसके इसके पीछे का जो बैकग्राउंड उसको बोला समझो। तो बोला गया है हर आयन का अपना एक कंडक्टिंग पावर होता है। ठीक है, जैसे कोई आयन अगर सॉल्वेंट में रहेगा तो क्या होगा, उसका अपना एक कनेक्टिंग क्या होगा, पावर होगा। ठीक है, जो कनेक्टिंग पावर होता है वो डिपेंड करता है उसके मोबिलिटी पे कि आयन कितना इजीली मूव कर रहा है, और प्लस डिपेंड करता है उसके चार्ज पे, उस पर कितना ज़्यादा चार्ज है। क्योंकि अल्टीमेटली कंडक्शन किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज पे डिपेंड करेगा और उसके मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा, तो ध्यान ना, जो कनेक्टिंग पावर होता है वो मास के होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो किसी भी आयन का मोबिलिटी डिपेंड करता है मास पे। जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही क्या मोबिलिटी क्या होगा, स्लो होगा, और जितना मास कम होगा उतना ही मोबिलिटी क्या होगा, फास्ट होगा। इसलिए ध्यान देना, मास पे डिपेंड करेगा। ठीक, और किस पे डिपेंड करेगा जी, तो अगला फैक्टर रहेगा चार्ज। तो जितना चार्ज हाई होगा उतना पावर हाई होगा, उतना उस आयन का कनेक्टिंग पावर क्या होता है, हाई होता है। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और साइज, जितना साइज लार्ज होगा उतना उतना मूवमेंट क्या होगा, स्लो होगा, उतना मूवमेंट क्या होगा, स्लो होगा। तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। ठीक है, जितना ज़्यादा आयंस ज़्यादा होगा सिस्टम में उतना ही क्या होगा, सिस्टम का कंडक्टिंग पावर क्या होगा, हाई होगा, नंबर ऑफ आयंस पे। तो इन सारे फैक्टर पे आपका कंडक्टिंग पावर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, समझा ना। जब भी बात करते हैं हम, चूंकि हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, तो जनरली हमारा सॉल्वेंट होता है वाटर। क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। तो जनरली आवर सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक, तो अगर वाटर होगा तो ध्यान देना, तो वाटर में इन केस ऑफ वाटर होता क्या है कि आपका H+ और जो OH- होता है, इनका जो कनेक्टिंग पावर होता है ये होता है अबनॉर्मली हाई। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कंडक्टिंग पावर ऑफ H+ एंड OH- आयन इज अबनॉर्मली हाई। आखिर हाई क्यों होता है, तो ध्यान देना, तो इसके हाई होने के पीछे का लॉजिक समझोगे आप कि H+ एंड OH- का कनेक्टिंग पावर हाई होने का लॉजिक क्या है, तो ध्यान देना, जैसे बात करते हैं हम H+ का, तो H+ ध्यान दोगे, H+ जो होगा, मान लो यहाँ पे H+ पड़ा हुआ है, और अगर सिस्टम में चूंकि वाटर है तो वाटर को हम दिखा दे रहे हैं कि वाटर यहाँ पे है, और वाटर के ओ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो ऐसा बहुत सारा क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होगा सिस्टम में। अब होता क्या है कि अगर H को मूव करना है तो आपका H+ आयन यहाँ पे है। तो होता क्या है कि किसी को भी कनेक्ट करने के लिए मूवमेंट जरूरी है। तो H+ और OH के पास एडवांटेज क्या होता है कि वो सिस्टम में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या वाटर है, तो क्या करता है वाटर अपना लोन पर दे देगा इस H+ को। तो लोन पर देगा तो आपको पता है कि सिस्टम में जैसे मान लीजिए कि वाटर है, तो वाटर में H को लोन पर दे देगा तो बन जाएगा H3+ बन जाएगा। तो ये लोन पर देते हैं क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। तो प्लस में कन्वर्ट होगा तो इसके H को यहाँ जो इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इस वाटर मॉलिक्यूल का जो लोन पर इस H को मिल जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, प्लस। अब इसके प्लस को खत्म करने के लिए बगल वाला लोन अपने लोन पर को इसको दे देगा, ये बन जाएगा H2+। ठीक है, तो आपको हम दिखाना क्या चाह रहे हैं कि मूवमेंट करने के लिए इस H+ इस यानी कंडक्शन को शो करने के लिए इस H+ का मूव करना जरूरी था। बट आप देख रहे हो कि ओवरऑल हो क्या रहा है, और हो क्या रहा है कि H+ मूव नहीं कर रहा है। मूव क्या कर रहा है, आपके
ये वाटर को यूज करके इसका मूवमेंट हो रहा है। तो एक्चुअली ये H+ मूव नहीं कर रहा है, आपका देखोगे तो वाटर का H+ चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका चार्ज मूव कर रहा है बट सिस्टम मूव नहीं कर रहा, सिस्टम वही का वही जस का तस पड़ा हुआ, पास पास में बस मूवमेंट हो रहा है। इसको आप लिंक कर सकते हो, आप लोग पढ़ोगे हीट ट्रांसफर में देखोगे एक प्रोसेस होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव करता है, बट कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि ये जो H+ का हम बात करें एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, ये सॉल्वेंट का यूज करके चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है, और ये ट्रांसफर क्या होगा, काफी फास्ट होगा, काफी फास्ट होता है। इसलिए H+ का जो कनेक्टिंग पावर होता है क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। ठीक, सेम काम होगा OH के साथ। तो मान लेते हैं आपके पास OH- है, तो OH- क्या करेगा, बगल वाले आपका जो OH- है, बगल वाले वाटर का H को खींच लेगा। तो बगल वाला जो भी वाटर है, वाटर पार्टिकल है, उसके H को खींच लेगा, उसे H को खींचेगा, ये बन जाएगा OH-। अब OH- बना तो फिर क्या करेगा, ये फिर से अपने बगल वाले का H को खींच लेगा, तो फिर से ये वाला बन जाएगा अपना OH-। फिर ये फिर क्या करेगा, ये फिर से अपने बगल वाले का H को खींच लेगा। ऐसे करते हो क्या रहा है कि एक्चुअली में OH मूव नहीं कर रहा है, बस चार्ज मूव कर रहा है, बस चार्ज मूव कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, यही प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, यही प्रोसेस क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। ठीक है, इनको समझ में आ चुका है कि H+ और OH- का जो कंडक्टिव पावर होता है बहुत हाई होता है। भाई बहुत हाई होने का लॉजिक, क्योंकि इसको सॉल्वेंट का सपोर्ट मिलता है, और कनेक्शन को शो करने के लिए इन सारे चार्ज का मूवमेंट का कोई जरूरत नहीं है। सॉल्वेंट का यूज करके अपने चार्ज को मूव करवा सकता है, अपने चार्ज को मूव करवा सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना। तो बोला क्या गया, ध्यान देना। जैसे मान लें कि यहाँ पे आपके सामने HCl है और NaOH है। HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब बोला कि इनका रिएक्शन कर रहे हैं, पहले वाले में क्या कर रहे हैं कि हम HCl को ले रहे हैं नीचे में, यानी आपके नीचे में HCl है, ऊपर से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डाल रहे हैं। तो बोला गया है कि इसका इन पॉइंट, यानी ये कब आपस में कंपेट फुल्ली रिएक्ट करेगा, कैसे पता करेंगे, अगर हम सिस्टम का कंडक्टेंस मेजर करेंगे तो कैसे पता करेंगे। यानी हमसे बोला, हम बोल क्या रहे हैं कि हम एक इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को हम डिप कर दिए हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, सो डिप किया हुआ है, जो कि हमको बताएगा अबाउट कंडक्टिविटी ऑफ, जो हमको बताएगा, एक सेकेंड, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमको बताएगा सिस्टम का कंडक्टिंग पावर को बताएगा। ठीक है, तो सिस्टम के कंडक्टिव पावर को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट लगा दिए हैं। ठीक है, बेसिकली मेजर क्या करता है, तो सिस्टम का मोलर कंडक्टिविटी मेजर करता है। मोलर कंडक्टिविटी बोलो, या बोल सकते हो कंडक्टर, हम सिस्टम का कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं, कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया कि कंडक्टेंस को जब मेजर करेंगे हम, तो उसके इंफॉर्मेशन का यूज करके हम कब कैसे बताएंगे कि सिस्टम का रेशो, यानी NaOH और HCl में रेशो पूरा खत्म हो चुका है, यानी किस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अचीव होगा, इसको आप कैसे बताओगे। तो ध्यान देना। तो बोला गया कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि बिगिनिंग में सिस्टम में HCl है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर HCl का 100 पार्टिकल होगा, अगर मान लेते हैं कि शुरू में HCl का 100 पार्टिकल है, HCl का 100 पार्टिकल ब्रेक टूटा हुआ रहेगा आपस में, तो आपके पास 100 H+ होगा एंड 100 Cl- होगा। जैसे मान लेते हैं कि NaOH का पहला ड्रॉप गया, तो NaOH का जब पहला ड्रॉप जाएगा तो NaOH में क्या बनेगा, Na+ बनेगा और OH- बनेगा। अब जो OH- है किसको, किस आयन को हटाएगा,
आपका जो OH माइनस है OH प्लस को हटा देगा, आपका जो OH माइनस है OH प्लस को हटा देगा और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका अब H प्लस कितना बचेगा, तो H प्लस बचेगा 99। और सील देखो, सील को कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, सील वहीं का वहीं रह गया। और जो एक H प्लस घटा है उसके बदले कौन सा आयन आ गया सिस्टम, उसके बदले आ गया Na प्लस। ठीक है, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे HCl में डालोगे तो NaOH, तो अल्टीमेटली होने वाला क्या है, आपका सिस्टम में जितना भी H प्लस होगा धीरे धीरे रिप्लेस होगा किससे, Na प्लस रिप्लेस होगा। तो अल्टीमेटली हो जैसे सब डालते जाओगे NaOH तो क्या होगा, सिस्टम का H प्लस क्या होगा, सिस्टम का H प्लस हटेगा और उसके बदले Na प्लस आता जाएगा, N प्लस आता जाएगा। ठीक है, वैसे करते मान लेते हैं कि तुम्हारा रिएक्शन कब खत्म होगा, तो ऊपर चूंकि हम माने थे 100 HCl, तो जब उसमें से अगर 100 NaOH डालेंगे तो मेरा सिस्टम फुली न्यूट्रलाइज करेगा, बताओ ना। तो चूंकि आप ऊपर एक NaOH डाल चुके हो तो फर्दर कितना NaOH और चाहिए आपको, अब चाहिए 99 और चाहिए। जब 99 को और ऐड करें तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका सारा H प्लस खत्म हो जाएगा और उसके बदले आ जाएगा Na प्लस आ जाएगा और सील माइनस आ जाएगा। यानी इस पॉइंट पर आपका रिएक्शन फुली कंप्लीट हो चुका है। अब फर्दर NaOH डालोगे तो अब रिएक्शन के लिए कुछ बचा नहीं, तो अल्टीमेटली सिस्टम में क्या प्रोड्यूस करेगा, तो अल्टीमेटली आपका सिस्टम प्रोड्यूस करेगा Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस। ठीक है, तो अब जो NaOH है अब रिएक्शन जो चूंकि पूरा खत्म हो चुका है, आपके सिस्टम में Na प्लस NaOH माइनस प्रोड्यूस करेगा, यानी आपके पास एक्स्ट्रा आयन प्रोड्यूस करेगा, उसमें से भी OH माइनस एक आयन होगा। यानी अब आफ्टर NaCl फॉर्मेशन के बाद, यानी सारा जो H प्लस खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम NaOH डालोगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा आयन्स निकलेगा, उस एक्स्ट्रा आयन्स में एक आयन OH भी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अब ध्यान दोगे। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, हम जहाँ पे ग्राफ लिखा होगा, ग्राफ बना हुआ देखोगे, तो ग्राफ के वाई एक्सिस पे कंडक्टिविटी को प्लॉटेड है और ग्राफ के एक्सिस पे NaOH का वॉल्यूम डाला हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ जो NaOH है उसको हम प्लॉटेड है। ठीक है, तो ध्यान देना, अल्टीमेटली पूरे प्रोसेस हो क्या रहा है कि आपको डिग्री में जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, तो आपको जो भी H प्लस आयन है वो सिस्टम से हट रहा है और उसके बदले क्या रिप्लेस हो रहा है, उसके बदले रिप्लेस हो रहा है Na प्लस रिप्लेस हो रहा है, यानी H प्लस को रिप्लेस करा Na प्लस। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि H प्लस और Na प्लस में किसका कनेक्टिंग पावर ज़्यादा होता है, तो आपको पता है कि H प्लस का जो कनेक्टिंग पावर है होता है बहुत हाई होता है, H प्लस का कनेक्टिंग पावर क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो जैसे से H प्लस हटेगा सिस्टम से और Na प्लस आएगा तो चार्ज में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि H प्लस का चार्ज +1 है तो Na प्लस का चार्ज +1 है, बट H प्लस का पावर क्या होता है Na प्लस के कंपेयर में क्या काफ़ी हाई होगा। एक हाई पावर का आयन रिमूव हो रहा है, एक हाई पावर का आयन रिमूव हो रहा है और एक लो पावर का आयन आ रहा है, तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपके सिस्टम का कनेक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे आप H प्लस को रिप्लेस करोगे Na प्लस से तो आपके सिस्टम का कनेक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए जो ग्राफ है, ग्राफ देखो तो ग्राफ क्या नीचे की तरफ मूव किया है, ग्राफ नीचे तरफ मूव किया हुआ है। जब ग्राफ अपने लोएस्ट पॉइंट पे आएगा इसका मतलब क्या होगा कि आपका सारा का सारा H प्लस Na प्लस से रिप्लेस हो चुका है, यानी ऑल H प्लस, ठीक है, जितना H प्लस था वो सारा Na प्लस से क्या हुआ है, एक्सचेंज हो चुका है, यानी सिस्टम में सारा का सारा H प्लस Na प्लस से रिप्लेस हो चुका है। अब क्या होता है कि अब फर्दर इस पॉइंट के बाद आपके सिस्टम में सिर्फ क्या है, तो इस ये पॉइंट मतलब आप यहाँ अचीव कर चुके हो, आप इस पॉइंट को अचीव कर चुके हो, मतलब आपके पास Na प्लस 100 हुआ, सील माइनस 100 हुआ, यानी यहाँ पहुंच चुके आप। अब फर्दर आप NaOH ऐड करोगे ना, फर्दर NaOH ऐड करोगे, अब चूंकि सिस्टम में कोई रेड करने के लिए बचा नहीं है, तो अब जो NaOH होगा, तो मान लेते हैं जैसा मान लेते तुम सिस्टम कहाँ पहुंच चुके हो, तो तुम सिस्टम में यहाँ पे पहुंच चुके हो कि आपके पास अब Na प्लस 100 है, NCl माइनस 100 है। अब फर्दर आप NaOH ऐड करोगे तो क्या होगा, तो अब क्या होगा, अब सिस्टम में एक्स्ट्रा आयन प्रोड्यूस होगा, एक्स्ट्रा आयन प्रोड्यूस होगा। जब एक्स्ट्रा आयन प्रोड्यूस होगा तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आयन बढ़ेगा तो क्या होगा, सिस्टम का कनेक्टिव पावर क्या होगा, बढ़ेगा। और उसमें से एक आयन क्या है, उसमें से एक आयन है OH माइनस, तो OH माइनस क्या होता है, OH माइनस का भी कनेक्टिविटी क्या होता है, अपनों में ही हाई होता है। तो जैसे ही रिएक्शन खत्म होने के बाद
आप एनएच ऐड करोगे तो आपका कनेक्टिविटी क्या होगा, बहुत रैपिडली बढ़ेगा, क्योंकि आयन का नंबर बढ़ रहा है और उसमें से एक आयन क्या है, OH माइनस है, तो क्या होगा, ये और रैपिडली इंक्रीज करेगा। इसका मतलब इस ग्राफ को जब देखोगे तो ग्राफ का जो लोएस्ट पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे आपका रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट हुआ होगा, इस पॉइंट रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ रहेगा इसका, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो चलो? यहाँ तो कोई डाउट है आप लोग को? ठीक है, अगला मूव करते हैं हम लोग, KI प्लस AgNO3। KI प्लस AgNO3 सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा? तो ध्यान ना, आपका जो ग्राफ का जो पैटर्न है ना, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे HCl था नीचे में, ऊपर से NH आप ऐड कर रहे हो, तो ग्राफ का पैटर्न जो था वही पैटर्न अगर उल्टा सोचो तुम, अगर आपका यहाँ पे NOH हो और HCl ऊपर से डालें हम, यानी आपके सिस्टम में NOH हो और HCl डालेंगे ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो ग्राफ के पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, ग्राफ का टाइप ऐसा ही रहेगा, ग्राफ भी तब भी ऐसा ही रहेगा। इस ग्राफ को हम बोल रहे हैं वी शेप। ठीक है, तो वी शेप ग्राफ है और जो बॉटम पॉइंट होगा वही होगा आपका इक्विवेलेंस पॉइंट, वही होगा आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं ना, अगला है KI प्लस AgNO3। तो KI प्लस AgNO3 में ध्यान ना, जब रिएक्शन का होगा यहाँ पे एक AgI का PPT फॉर्म करता है, AgI क्या होता है, PPT होता है, और प्लस KO3 फॉर्म करेगा। ठीक है, हमें जो हम क्या जूम कर रहे हैं कि आपके सिस्टम में बॉटम, यानी आपके सिस्टम में रखा हुआ AgN3, आपके सिस्टम के आपके AgN3 के सिस्टम में हम बाहर से KI डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, KI को डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, अल्टीमेटली क्या होगा ध्यान देना। तो अगर जूम कर रहे हैं कि आपका AgNO3 अगर 100 है तो उसमें Ag प्लस होगा 100 और नाइट्रेट होगा 100, उसमें हम एक KI को डालें तो KI में अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो Ag है वो I के साथ कंबाइन करके PPT में चला जाएगा, AgI का PPT बन गया, तो AgI चला गया PPT में, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो K बचा है, जो I के साथ जो K था वो सिस्टम में आ गया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि KI डालने पे हो क्या रहा है कि सिस्टम से आपका Ag बाहर जा रहा है AgI के PPT के फॉर्म में, और उसके बदले क्या किया जा रहा है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या कि आपका Ag प्लस कटायन K प्लस कटायन से रिप्लेस हो रहा है, आपका Ag प्लस कटायन आपके K प्लस कटायन से रिप्लेस हो रहा है, तो सिंपल यही होने वाला है। ठीक है, तो जैसे सब KI को डालोगे धीरे धीरे क्या होगा, आपका Ag प्लस हटेगा और K प्लस आते जाएगा। तो था ना, K प्लस और Ag प्लस का जो साइज होता है नियरली सेम होता है, साइज क्या होता है, नियरली सेम होता है। ठीक है, इन दोनों का कनेक्टिंग पावर भी नियरली सेम होगा। ठीक है, इस K प्लस Ag प्लस का दोनों का कनेक्टिंग पावर क्या होगा, नियरली सेम होगा। तो अल्टीमेटली देखोगे जैसे सब K डालोगे तो क्या होगा, K हट के Ag आ रहा है, बट K और Ag में दोनों में क्या, सॉरी इसमें क्या हो रहा है कि जैसे सब K डालोगे तो आपका Ag हट के आपका K आ रहा है, यानी आपका Ag क्या हो रहा है, K को रिप्लेस कर रहा है। तो ध्यान ना, जैसे आपका K प्लस को Ag प्लस अगर रिप्लेस कर रहा है, रिवर्स बोलना हमको है, आपके Ag प्लस को क्या हो रहा है, K प्लस रिप्लेस कर रहा है, तो दोनों का चूंकि पावर सेम है ना, दोनों का कनेक्टिव पावर सेम है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे से K प्लस और Ag प्लस आपस में एक्सचेंज होगा तो आपका कनेक्टिंग पावर में कोई भी चेंज ऑकर नहीं करेगा, यानी क्या होगा, लाइन होगा स्ट्रेट लाइन, यानी आपकी कनेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो आयन एक्सचेंज हो रहा है दोनों का कनेक्टिव पावर क्या है, नियरली सेम है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, KI को डालते
डालते डालते एक ऐसा पॉइंट होगा जब आपका सारा का सारा एजी खत्म हो जाएगा, यानी अब सिस्टम में सिर्फ क्या है, तो सिस्टम सिर्फ के प्लस है, एन नाइट्रेट है। तो 100 के प्लस हो चुका है और 100 नाइट्रेट हो चुका है। अब ध्यान देना, अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें, क्या ऐड कर रहे हैं, तो फिर हम इसमें क्या डालेंगे। अब जो क्या डालेंगे वो क्या होगा, वो बस ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि अब एजी तो है नहीं, तो एजी है नहीं तो क्या होगा, आई के साथ कोई कंबाइन नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे के प्लस था, नाइट्रेट है, और साथ में क्या होगा, के प्लस और आई माइनस अलग से आयन ब्रेक होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वंस रेशन जब खत्म हो जाएगा, तो अब जो के डालोगे उसमें क्या होगा, उसमें रेशन तो कोई है नहीं, तो के फर्दर ब्रेक करेगा और आयन का नंबर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा सिस्टम में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सिस्टम का जो कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ग्राफ पर ले जाएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उससे क्या होगा, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो ये जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं, ये पॉइंट होता है इक्वलेंस पॉइंट, यानी यहाँ पे रिएक्शन खत्म होता है, यहाँ पे रिएक्शन आपका ओवर हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक डाउट हो, चलो यहाँ तक डाउट हो, चलो आप लोग को। ठीक है, अब ध्यान दोगे, तो ये हो गया आपका टाइप एजीआई, क्यों समझ में आ गया आप लोग को। अगला टाइप ध्यान देना, अगला टाइप हम ले रहे हैं, दो केस लेंगे। अच्छा, इसमें इसी इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हम लेते हैं, अगर कि हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं, ऊपर से नीचे के रहेगा, ऊपर से हम Ag3 ऐड करेंगे, तो उसमें क्या होगा, तो ध्यान देना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अमोनियम आयन का साइज के प्लस के बराबर होता है और Ag प्लस के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इन सब आयन का जो कंडक्टिविटी है सेम रहेगा। ठीक है, प्लस एक चीज और ध्यान दोगे, आपका जो I माइनस है इन नाइट्रेट आयन के बराबर होता है। इनका पावर क्या हो, सेम होगा। कभी कभी इसको आप लिंक कर सकते हो Cl माइनस के साथ, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जिसका साइज सिमिलर होगा उसका कंडक्टिंग पावर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि नीचे में था आपके पास KI था, इस KI के सिस्टम में आप बाहर से ऐड कर रहे हो AgO3, तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, PPT बनेगा AgI का, तो AgI आएगा PPT में, तो जो भी हम Ag डालेंगे सिस्टम में शुरू में, वो I को लेकर PPT बना लेगा, I को लेकर PPT बना लेगा। तो अल्टीमेटली आपका Ag यहाँ से I हट रहा है और इसको बोले Ag हट रहा है, बगल में तो सिस्टम में क्या बच जाएगा, तो सिस्टम में K प्लस बचेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, तो नाइट्रेट आयन एक्स्ट्रा आएगा। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली किया अगर रहेगा उसमें डालोगे तुम, अगर AgO3 को तुम ऐड करोगे तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, तो जो आपका I माइनस है उसको रिप्लेस कर रहा है, कर रहा है नाइट्रेट आयन। कौन कर रहा है, नाइट्रेट आयन रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि हम एसिटिक एसिड वर्सेस एक वीक एसिड, यानी वीक एसिड वीक बेस का हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसमें ग्राफ कैसा होगा, ध्यान दोगे, अगर मेरे पास वीक एसिड नीचे में है, ऊपर से हम वीक बेस ऐड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ध्यान देना कि वीक एसिड में आयन का नंबर क्या होता है, 0 होता है। आयन इज वेरी लेस, इसको हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इज वेरी लेस। वीक एसिड ब्रेक नहीं करता है, बहुत कम टूटता है, उसका आयन क्या होगा, बहुत कम होगा, उसका आयन क्या होगा, बहुत कम होगा। अब इसमें मान लेते हैं इसमें हम एक बेस ऐड कर रहे हैं, तो इसमें रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन क्या होगा जी, इसको R3N बोल देते, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा।
ध्यान देना, जैसे हम वीक एसिड में ऐड करेंगे वीक बेस को, अल्टीमेटली क्या होगा, ये रीड करके आयन में फॉर्म कर जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, सिस्टम में आयन का नंबर बढ़ाएगा, सिस्टम में आयन का नंबर बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर वीक एसिड में तुम ऊपर से वीक बेस ऐड करोगे तो क्या शुरू में आयन का नंबर बढ़ेगा, तो आपका कनेक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा रीच करेगा जब सारा का सारा एसिड खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब सारा का सारा एसिड क्या होगा, खत्म हो जाएगा, उस केस में आप जो ऊपर से बेस जा रहे हो, बेस कैसा है, बेस में कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो क्या है, एक है, एक चार्जलेस है, यानी इस बेस में कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जब वंस रिएक्शन खत्म हो जाएगा, वो यानी वंस आपका सारा एसिड खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, तो उसके बाद तुम जब बेस डालोगे तो बेस क्या होगा, किसी से रिएक्ट करेगा क्या, नहीं, क्योंकि एसिड ही नहीं है। तो क्या होगा, एक सिस्टम में चला जाएगा। सिस्टम में जब बेस ऐड करोगे तो बेस में कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो जब कोई चार्ज ही नहीं है तो सिस्टम के कनेक्टिविटी में कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि अब जब वीक एसिड में वीक बेस को ऐड कर रहे हो तो होता क्या है, आपका कनेक्टिविटी पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इक्विवेलेंस पॉइंट, ये हो गया आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, यानी एक ग्राफ का इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक, सिमिलरली अब ध्यान देना, सिमिलरली ध्यान दोगे कि अगर आपका नीचे वीक बेस होता है, नीचे अगर मान लेते हैं वीक बेस होता है यानी R3N होता है, ऊपर से हम अगर वीक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फिर से वही होगा, शुरू में कोई आयन नहीं है, फिर आयन फॉर्म करना स्टार्ट कर तो क्या होगा, बढ़ेगा। एक पॉइंट के बाद क्या होगा, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, जब सारा का सारा बेस खत्म हो जाएगा तो उस केस में एक सॉल्ट बन चुका होगा, तो R3NH+ बन चुका होगा, NCH3CO- बन चुका होगा। अब जो अब CH3CO- डालोगे तो उसमें क्या होगा, तो CH3CO- एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक करना चाहता है, इसमें ये खुद को ब्रेक करना चाहेगा CH3CO- में और +H+ में। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में सॉल्ट में एसिटेट अनायन ऑलरेडी है, तो इस अनायन का जो प्रेजेंस है वो आपके इस इक्विलिब्रियम प्रोसेस को बैकवर्ड भेज देगा, यानी कॉमन इफेक्ट होगा। यानी रिएक्शन पूरा होने के बाद एसिटिक एसिड जो ब्रेक करके एसिड आयन देना चाहता है वो प्रोसेस होगा नहीं, वो प्रोसेस होगा नहीं। यानी इसका मतलब क्या है, वंस रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो आपका फर्दर आयन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, शुरू में आपका कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा और बाद में क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ होगा, तो ये जो कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है आपको, ये होगा आपका ये होगा आपका इक्विवेलेंस पॉइंट, ये होगा आपका इक्विवेलेंस पॉइंट, ये ध्यान देना आपको। ये हो गया आपका वीक बेस वर्सेस अगला है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें दो केस लेते हैं। पहला केस क्या ले रहा है कि नीचे स्ट्रॉन्ग बेस है KOH और ऊपर से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं किसका, एसिटिक एसिड का, यानी वीक एसिड का ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे और आपके सिस्टम में KOH सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि KOH एक आयनिक कंपाउंड है, KOH K+OH में टूटा होगा। अब ध्यान दोगे, आपका जो एसिटिक एसिड है तो सिस्टम आएगा तो रिएक्शन कैसा करेगा, रिएक्शन क्या करेगा, तो आपका जो OH है इसको खींच लेगा, तो वाटर बन गया, तो वाटर तो छोड़ दो, हटा दो। ठीक है, और आपके आपके K+ में कोई चेंज नहीं होगा, तो K+ का नंबर क्या रहेगा, K+ नंबर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका इसका H इसका OH को हटा रहा है, इसका H इसका OH को हटा रहा है, यानी यहाँ का H और यहाँ का OH हट रहा है। अल्टीमेटली सिस्टम में आ क्या रहा है, तो आ रहा है आपका एसिटेट आयन आ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ध्यान देना, अल्टीमेटली हो क्या रहा है इस प्रोसेस में, आपका जो OH आयन है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, वो रिप्लेस हो रहा है एसिटेट आयन से। और आपको पता है
कि OH आयन का जो कनेक्टिविटी होता है बहुत ज्यादा होता है। इन्हें हम क्या करें, जैसे जैसे हम एसिटिक एसिड ऐड करें सिस्टम में तो आपका OH हटेगा और एसिटिक आयन आएगा। आपको पता है कि OH एसिड में किसका कनेक्टिविटी हाई होता है, तो आपको पता है कि OH का हाई होता है, आपको OH का हाई होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप डालोगे तो आपका कनेक्टिविटी घटेगा, घटेगा घटेगा, कब तक घटेगा, जब तक रिएक्शन पूरा ना हो जाए, रिएक्शन पूरा ना हो जाए। इसका मतलब आपका सारा सारा OH होगा एसिटेट आयन से रिप्लेस हो चुका होगा। अब उसके फर्दर डालेंगे एसिटेट आयन तो ध्यान ना आपका सिस्टम में एसिटेट आयन क्रिएट हो चुका है। अब फर्दर हम एसिड ऐड करेंगे तो इसका इम्पैक्ट होगा क्या, तो फर्दर हम एसिड ऐड करते हैं तो उसमें इम्पैक्ट क्या होगा, तो एक खुद को ब्रेक करना चाहेगा, ऑल्दो ये वीक टाइट है फिर भी हल्का सा ब्रेक करना चाहेगा। लेकिन ऊपर में चूंकि एसिटेट आयन आ चुका है सिस्टम में, ऊपर में एसिड आयन आ चुका है तो क्या होगा, एसिड आयन इसके साथ कॉमन आयन इफेक्ट होगा, क्या होगा, कॉमन इफेक्ट होगा। तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटेट आयन आपका जो एसिटिक एसिड का सिस्टम है वो फर्दर ब्रेक नहीं करेगा, यानी उसमें आयन का प्रोडक्शन क्या होगा, तो उसमें आयन का प्रोडक्शन क्या होगा, ना के बराबर होगा, क्या होगा, ना के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट के बाद यानी वंस आपका सारा का सारा OH खत्म हो चुका है, एसिड आ चुका है, उसके बाद जब भी आप एसिटिक एसिड ऐड करोगे तो आपका आयन फॉर्म ही नहीं करेगा। इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इस पॉइंट के बाद आपका जो कनेक्टिविटी होता है क्या होगा, नियरली क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। और आपका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर आपका रिएक्शन खत्म हुआ होगा। ठीक है, ये हो गया जब हम बी स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड को ऐड कर रहे हैं, जब स्ट्रॉन्ग बेस में हम वीक एसिड को ऐड करें तो ऐसा होगा। अब मान लो इसको रिवर्स करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, रिवर्स बोलेंगे मतलब अगर उल्टा करते हैं, नीचे से वीक एसिड ऊपर के हो तो क्या होगा, तो इसको रिवर्स करें, ध्यान देना। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ समझाया हुआ आपको। तो अगर हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान देना, अगर हम ऐड कर रहे हैं KOH को ऊपर से और नीचे एसिटिक एसिड तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास 100 एसिटिक एसिड है शुरू में, इतना मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस 100 एसिटिक एसिड में हम ऐड कर रहे हैं KOH को, तो आपको जो एक KOH ऐड होगा, आपका जो एक KOH ऐड होगा उसका OH क्या करेगा, उसका H इसके H को निकाल लेगा और वाटर में चला जाएगा, तो एक वाटर बन गया। ठीक है, अब ध्यान देना इस प्रोसेस में क्योंकि आप एक KOH एक डालो तो क्या होगा, कुछ आपका एसिटिक एसिड क्या होगा, बचा हुआ रहेगा, तो 99 एसिटिक एसिड क्या होगा, बचा हुआ है। अब जो एक KOH अब दिए हो सिस्टम में वो क्या करेगा, अल्टीमेटली एक के प्लस लाएगा और एक एसिटिक आयन बनाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, एसिटिक एसिड को सॉल्यूशन में डालेंगे हम KOH, तो अल्टीमेटली उसमें सेम हो रहा है, आपका जो OH आयन है वो एसिटेट आयन को रिप्लेस कर रहा है, यानी सिस्टम का जो एसिटेट आयन होगा वो हट के आपके OH में कन्वर्ट हो रहा है, आपको OH में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपका एसिटेट आयन कन्वर्ट होगा OH में, तो इसलिए ध्यान रखना, इसलिए क्या होता है, यानी आप अब एसिटेट आयन और OH में कौन किसका पावर हाई होता है, तो इस प्रोसेस में आपका एसिटेट आयन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, OH में। तो होता क्या है कि आप जैसे बिजली में डालते हो तो ये तो आपका कनेक्टिविटी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपका इंक्रीज करेगा। अब ध्यान ना जिस पॉइंट पे रिएक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप KOH डालोगे तो क्या होगा, सिस्टम में K प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस होगा। तो सिस्टम में K प्लस एंड OH माइनस अगर प्रोड्यूस होता है तो दोनों इस OH माइनस का कनेक्टिविटी क्या होता है, बहुत हाई होता है। इस OH माइनस का कनेक्टिविटी क्या होगा, बहुत हाई होगा। इसका मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे रिएक्शन खत्म होगा, जब रिएक्शन खत्म होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप KOH डालोगे तो बहुत फटाफट आपका कनेक्टिव पावर क्या होता है, बहुत फटाफट भागेगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट।
ठीक है, इसको बोलता हूँ इक्विवेलेंस पॉइंट। ये हो गया जब नीचे यानी सिस्टम में रहेगा वीक एसिड, ऊपर से हम डालेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान देना यहाँ ग्राफ दोनों का अलग अलग है, यहाँ ग्राफ दोनों का अलग अलग हुआ है, इसको चेक कर लेना एक बार। अगर नीचे स्ट्रॉन्ग बेस था उस टाइम में ग्राफ कुछ ऐसा था, नीचे स्ट्रॉन्ग बेस था और ऊपर वीक एसिड ऐड करें तो ग्राफ ऐसा होगा, नीचे घटा और फिर कांस्टेंट, और ये जो पॉइंट है ये होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक, सिमिलरली अगर उल्टा कर देंगे, नीचे डाल देंगे वीक एसिड, ऊपर से स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो क्या होता है, तो उसमें ध्यान देना उसमें ग्राफ क्या होगा, पहले हल्का सा बढ़ेगा, पहले हल्का सा इंक्रीज होगा, और जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रैपिड 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 इंक्रीज होगा, रैपिड इंक्रीज होगा, उसके बाद रैपिड इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ तक इसमें प्रॉब्लम है, चलो तो बता पूछते मेरे से। यहाँ तक किसी को इश्यू हो कुछ? आशुतोष तीसरा सर, कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं, ठीक है। ये हो गया केस ऑफ जब वीक एसिड नीचे रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस ऊपर से ऐड करेंगे तो ऐसा केस होगा। ठीक है, देखो HI प्लस NH का कैटेगरी क्या होगा जी? HI प्लस NH का कैटेगरी होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस कैटेगरी का ग्राफ दोनों केस में सेम होता है, V इन्वर्टेड V शेप होगा, और जहाँ पे V का जो बॉटम पॉइंट है वहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे रिएक्शन का कंप्लीट हो रहा होगा, रिएक्शन का कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखना CH3COH है और यहाँ पे NH4OH है, दोनों क्या है, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, अल्टीमेटली इसमें जब हम डालें, यानी आपका नीचे अगर वीक एसिड होगा, ऊपर हम वीक बेस ऐड करेंगे तो आयन का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों में अभी आयन्स नहीं है, तो आयन को फॉर्म करने के लिए दोनों में सॉल्ट बनेगा तो आयन बनेगा। तो बिगिनिंग में क्या होता है, ड्यू टू आयन फॉर्मेशन आपका कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करेगा, और जब सारा का सारा रिएक्शन खत्म हो चुका होगा तो फर्दर कोई आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो क्या होगा, सिस्टम का जो कनेक्टिंग पावर है क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और जो कॉर्नर पॉइंट है वो बताता है आपको इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको ड्रॉ क्या करना है, ध्यान देना। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके सिस्टम में HCl प्लस HCN है, दो एसिड है, उसको हम NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, उसका ग्राफ बताना है। पहला तो ये काम करेंगे हम, और फिर बोला गया है कि एट सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, अगर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हम अगर उसमें ऐड कर देंगे COCl3 तो क्या होगा, यानी सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे अगर हम COCl3 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा सिस्टम में। अब ध्यान देना पे, यानी आपका सिस्टम में शुरू में क्या है, तो शुरू में आपका HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस HCN है। HCN क्या होता है बच्चे लोग, वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और वीक एसिड भी है। ध्यान दोगे, आपका NOH कैसा स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है, तो ध्यान ना
पहले रिएक्शन किसके साथ होगा, तो पहले रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग के साथ होगा। तो अल्टीमेटली इसका ग्राफ भी हम बनाते चलते हैं। ध्यान दोगे इसका ग्राफ कैसा होगा, तो पहले चूंकि सिस्टम में HCl है, तो जब जैसे HCl से रीड करेगा NOH के साथ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पहले वाले पार्ट पे आपका Na+ रिप्लेस करेगा H+ को। तो अगर सारा रिएक्शन जो खत्म हो जाएगा तो सारा बचेगा NaCl और बचेगा HCl। ठीक है, अब ध्यान देना, तो इस पॉइंट तक जब रीच करोगे तो आपका सारा का सारा H+ क्या होगा, Na+ से रिप्लेस हो चुका होगा। यानी सिस्टम का जो ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ घटेगा। पहले तो नीचे घटा है, इस पॉइंट पे क्या सारा का सारा H+ क्या होगा, आपका Na+ से रिमूव हो चुका है। अब ध्यान देना, अब जो हम ऐड करेंगे NaOH, यहाँ पे वीक एसिड बचा हुआ है, तो इस वीक एसिड से आयन का नंबर बहुत कम होता है। इस वीक एसिड का H को खींचेगा और उसको Na+ लाएगा, तो अल्टीमेटली सिस्टम में आयंस बढ़ेगा, सिस्टम में आयंस बढ़ेगा। तो जो पहला पॉइंट है, जब जब HCl खत्म होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट इसको बोला गया है। क्या बोला गया है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कब होता है, जब सारा H+ को आप Na+ से रिमूव कर चुके हो। क्या कर चुके हो, रिमूव कर चुके हो। ठीक, अब ध्यान देना, अब NH डालेंगे तो क्या होगा, H+ हटेगा और आयन का नंबर क्या होगा, उस H+ को हटाने के लिए आप OH यूज करोगे, अल्टीमेटली क्या होगा, आयन का नंबर बढ़ेगा, आयन का नंबर बढ़ेगा, तो उसका क्या होगा, लाइन ऊपर खींचेगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ध्यान देना। तो पहले तो क्या होगा, पहले तो बेस से घटाया, अब क्या होगा, HCl एक वीक एसिड है जो कि आयनाइज कर नहीं रहा था, उसका H+ हटा के Na+ ला रहा है। तो सिस्टम में कहीं ना कहीं आपके आयन का नंबर इंक्रीज करने वाला है। तो आयन बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसा मूव करेगा। यानी इस पॉइंट के बाद एक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट हुआ, उसका ग्राफ क्या होगा, थोड़ा जेंटल मूव करेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारा वीक एसिड क्या होगा, रिमूव हो जाएगा सिस्टम से। तो जब वीक एसिड जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो सिस्टम में एसिड क्या बचेगा, तो सिर्फ बचेगा NaCl एंड NaCl। यानी NaCl बन चुका है। अब फिर से तुम डालोगे NaOH तो क्या होगा, तो फिर से मैंने डालोगे तो क्या होगा, जब HCl खत्म हो चुका है तो अब NaOH डालोगे तो क्या होगा, आयन का नंबर बढ़ा देगा। आपके सिस्टम में आयंस का नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस आयन में एक आयन होगा OH-, एक आयन होगा OH- का। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो कनेक्टिविटी है वो फर्दर इंक्रीज करेगा और बहुत रैपिडली इंक्रीज करेगा। यानी ग्राफ क्या ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अगर आपका एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं HCl + HCl, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम टाइट्रेट कर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के मिक्सचर को हम रिएक्ट कर रहे हैं NH के साथ, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो पहले रैपिड फॉल, इस ग्राफ को दोबारा अच्छे बना दे रहे हैं हम, जानो ना ग्राफ कैसा दिखेगा आपको। तो पहले रैपिड फॉल दिखेगा, उससे क्या होगा, उसका देखो जेंटल राइज होगा और फिर स्टीप राइज होगा। इसमें अगर हम देखें तो ये था मेरे पास पहला इक्विवेलेंस पॉइंट और ये था आपका सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे आपका HCl पूरी तरह से खत्म हो रहा था और यहाँ पे आपका जो HCl है, HCl वो पूरा खत्म हो जा रहा है। ये हो गया फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट और ये हो गया आपका सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो नीचे में वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ऊपर में क्या था सिस्टम, तो ऊपर में सिस्टम था HCl + HCl। ठीक है, एक ग्राफ को याद होना चाहिए, ग्राफों को याद होना चाहिए।
इसमें कोई दिक्कत है चलो आप लोग को यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन में एक और क्या बोला हुआ है कि जो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर अगर हम ऐड कर देंगे कोबाल्ट क्लोराइड तो क्या होगा? तो एट सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट अगर हम ऐड करते हैं CuCl3 तो क्या होगा? ध्यान देना, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के पास क्या सिस्टम है, तो सिस्टम में जो भी आयन था वो किस में चला गया है? NaCl में, NaCl में। सिस्टम में ए आयन बचा हुआ है। अब ध्यान देना, जो NaCl है, जो NaCl है उसमें से कौन सा आयन निकलेगा? Na+ निकलेगा, और क्या निकलेगा? Cl- आयन निकलेगा। अब ध्यान देना, इस सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम क्या ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं? अगर हम ऐड करेंगे कोबाल्ट क्लोराइड तो क्या होगा? यानी इस पॉइंट पे हम ऐड करना चाहते हैं CuCl3 को तो क्या होगा? तो ध्यान दोगे, जो Cl- है एक कोबाल्ट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कोबाल्ट जो है प्लस C में कॉम्प्लेक्स बनाएगा COCl6-3। ठीक है, तो अल्टीमेटली ध्यान दो कि जैसे आपके सिस्टम में तुम डालोगे CuCl3 ऐड करोगे, इसमें से कितना आयन प्रोड्यूस करेगा? तो कोबाल्ट प्लस C का एक आयन होगा और Cl का 3 आयन होगा। अब इसमें होता क्या है कि सिस्टम इसमें जब डालोगे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का जो 6 साइनाइड होगा उसको सब कंबाइन कर लेगा ये, और क्या बनेगा? CuCl6-3 और प्लस 3 सेल बाहर भेजेगा। तो अल्टीमेटली ध्यान देना, आपका जो एक पार्टिकल जो ऐड करोगे वो 6 सेल को क्लब करेगा। तो आपका जो एक पार्टिकल बाहर से आप ऐड करो 6 सेल को बाहर निकालेगा, और बदले में कितना आयन प्रोड्यूस करेगा? तो बदले में आपका एक आयन और 4 आयन प्रोड्यूस करेगा। तो 6 आयन मिलके कन्वर्ट हो रहा है 4 आयन में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोबाल्ट क्लोराइड यानी CuCl3 का एडिशन करने से आपका जो आयन का नंबर है वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आयन का नंबर डिक्रीज करेगा। ठीक है, कब तक डिक्रीज करेगा? जब तक आपका CuCl3 पूरी तरह से ऐड ना हो जाए, पूरी तरह से ऐड अप ना हो जाए। और वंस जब CuCl3 खत्म हो जाएगा, यानी जब सारा साइनाइड खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप ऐड करोगे तो क्या होगा? आप फर्दर आयन दे रहे हो, जब फर्दर आयन दोगे तो क्या होगा? सिस्टम का जो कनेक्टिविटी है फिर से क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? तो फर्स्ट घटेगा, फिर हल्का सा बढ़ेगा, और फिर रैपिडली बढ़ेगा। ऐसा ग्राफ होना चाहिए, ऐसा ग्राफ होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि जो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है, अगर इसमें तुम ऐड कर देगा कोबाल्ट क्लोराइड, तो होता क्या है कि यहाँ का फिर से क्या होगा? फिर से नीचे घटेगा, और फिर से क्या होगा? फिर से बढ़ेगा। तो ये कब होगा? जब यहाँ पर ऐड कर दोगे कोबाल्ट क्लोराइड, तो उस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा, उस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते बच्चे लोग? सर अगर स्टार्टिंग में CuCl3 ऐड कर दें, स्टार्टिंग में कब, कहाँ पे? HCl के साथ। HCl जब खत्म हो जाए कि HCl के HCl जब खत्म हो जाएगा। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे, हाँ पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे अगर तुम ऐड करेगा तो उस केस में कोई कॉम्प्लेक्स तो बनेगा नहीं, कॉम्प्लेक्स तो बनेगा नहीं, तो उस केस में ध्यान देना। तो अगर पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे आप ऐड कर दोगे तो उस केस में ग्राफ क्या होगा? पहले नीचे जाएगा। यहाँ पे HCl खत्म हो चुका है, तो अगर अब NaOH को ऐड नहीं करके आप ऐड कर दिए CuCl3, तो उसमें आयन का नंबर बढ़ेगा, उसमें आयन बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, बस तो बस इंक्रीज होते जाएगा। ऐसा ग्राफ होगा। मतलब इनकी इंक्रीज उतना रैपिड नहीं होगा, तो इंक्रीज को तो आप थोड़ा स्लो बोल सकते हो। ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि CuCl3 में चार चार आयन तो प्रोड्यूस करेगा ना जी। अगर 4 आयन में कन्वर्ट होगा तो कहीं ना कहीं जब HCl पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या होगा? इसके एडिशन से क्या होगा? सिस्टम में आयन का नंबर बढ़ेगा।
तो आयन का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो अल्टीमेटली जो ग्राफ होगा वो हल्का सा ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट करेगा। ठीक है, ठीक है बच्चा। हाँ सर। सेम चीज आपके जो था वही चीज यहाँ पे रिपीट हुआ है इसमें। तो आगे नोट्स में फर्दर कुछ ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ाया जाए, तो सारे चीज हम लोग कवर कर लिए हैं, बता ना। और आपको इतना समझ में आ चुका है। कि सारा केस जो हम बताए वो सारा नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब बच्चों लोग सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करोगे पहले आप। ठीक है, तो आपका 18 नंबर का आंसर क्या होगा, तो सिंपल सा AgN3 सॉल्यूशन है, उसमें आप ऐड करो KCl, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें AgCl का PVD फॉर्म करेगा। ठीक है, और आपका जो नाइट्रेट होगा, यानी उस पूरे प्रश्न में हो क्या रहा है कि नाइट्रेट एंड रिप्लेस कर रहा है किसको, सिल्माइस आयन को। दोनों का साइड क्या है, साइड नीले सेम है। तो नाइट्रेट सिल को रिप्लेस करेगा तो उसमें क्या होगा, आपका कनेक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी आपका कांस्टेंट रहेगा। और फिर क्या होगा, वंस रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो क्या होगा, आयन का नंबर बढ़ेगा। अब सिस्टम में आयन का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो कनेक्टिविटी है वो फर्दर इंक्रीज करेगा। तो लाइन होगा, ऑप्शन होगा एस, यानी डी होगा ऑप्शन। ठीक है, 18 का होगा डी। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं बच्चे लोग 18 में। ठीक है, 18 में कोई डाउट नहीं, आप लोग बच्चे लोग को ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में ध्यान देना, यहाँ लिखा क्या हुआ ध्यान दोगे, एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज स्लोली एडेड टू वाई, यानी जो एक्स है उसको आप ऐड कर रहे हो वाई में, ये ध्यान देना। इस एक्स को आप ऐड कर रहे हो कहाँ पे, वाई में। आप एक्स को ऐड कर रहे हो वाई में। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैथ कॉलम है, उसमें एक्स है एंड वाई है, यानी आपको एक्स को ऐड करना है वाई में। यानी क्या होगा, वाई नीचे होगा और एक्स को ऊपर से आप ऐड करोगे, एक्स को ऊपर से आप ऐड करोगे। तो यहाँ पे इस मैथ कॉलम में कौन सा मैथ सही होगा, फटाफट बताएंगे मेरे को।
ठीक है। तो जो भी लोग आंसर दिए आंसर आप लोग का सही है सबका। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए। तो जितना भी हम लोग केस पढ़े हुए हैं सारे केस को लेके ये सॉल्व किया हुआ है। इसमें इसमें कैसे करोगे ध्यान देना। जैसे NaOH और HI होगा तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, आपको पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या होगा? एस के लिए 1 होगा। ठीक है, अगर आप KOH में ऐड करोगे एसिटिक एसिड को, यानी नीचे होगा स्ट्रॉन्ग बेस, नीचे होगा स्ट्रॉन्ग बेस। उस केस में क्या होगा? उस केस में पहले घटेगा, पहले घटेगा और फिर होगा नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। तो इसका इसका होगा 2 के साथ, यानी R का होगा 2। ठीक है, K वाले में क्या होगा? तो पहले कांस्टेंट होता है तो Q वाले में होगा 4। ठीक है, अब ध्यान देना V किसी भी इक्वेशन में क्या होगा? तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डजंट चेंज। P का होगा थर्ड, P का होगा थर्ड। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म करें। कोई दिक्कत हो चलो किसी इसमें किसी को? नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ सर। ठीक है, इसके साथ हम टाइटेशन का सारा टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है।